जय श्री राम एवरीवन। अस्त ग्रह बुरे परिणाम देते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है और कुंडलियों पर लगाया भी है। पर कई परिस्थितियों में अस्त ग्रह विशेष लाभकारी हो जाते हैं। वो क्या परिस्थितियां हैं, वो कैसे फल देती है, और इसके अलावा अगर अस्त ग्रह बुरा परिणाम देते भी हैं तो किस प्रकार की बुराई, किस प्रकार का नकारात्मक परिणाम आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इन्हीं सब विषयों को उदाहरण के सहित हम समझेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। अस्त ग्रह, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो जो ग्रह सूर्य के बहुत समीप होता है वो सूर्य से अस्त हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही राशि में हो, ऐसा भी हो सकता है कभी सूर्य आपका एक राशि में बैठा है और अगली राशि वाले ग्रह को अस्त कर दे, या जहाँ सूर्य बैठा है उससे पिछली राशि में बैठे ग्रह को अस्त कर दे। उसका कारण है उनके बीच का डिग्री का डिफरेंस। तो सूर्य के पास होने पर पांचों ग्रह, बल्कि मैं कहूँगा 6 ग्रह अस्त हो जाते हैं। कैसे अस्त हो जाते हैं, उनकी डिग्रीज अलग अलग है। अगर मैं आपको चंद्रमा से आरंभ करूं तो चंद्रमा की डिग्री 12 है। मंगल 17 डिग्री पर अस्त होता है। बृहस्पति 11 डिग्री के आसपास अस्त होता है। शनि 15 पर अस्त होता है। और शुक्र सबसे कम डिग्री पर, लगभग 8 से 10 के बीच में वक्री नॉन वक्री होने पर अस्त होता है। यानी सूर्य से अगर 8 डिग्री की दूरी पर शुक्र है तो हम शुक्र को, विद इन 8 डिग्रीज के रेंज में है तो हम शुक्र को अस्त मानेंगे। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्री है, वो आपको किसी भी ज्योतिष की किताब में मिल जाएगा। वैसे तो मैंने कुछ बता ही दिया आपको। तो ये आप हर सॉफ्टवेयर, अपना सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगा साइड में लिखा हुआ कि ये वाला ग्रह अस्त है, उसके साथ सी या अस्त या जो जो अलग अलग सॉफ्टवेयर का तरीका है उसमें लिखा होता है। अब चलिए ठीक है, हमें पता लग गया हमारा एक्स प्लैनेट अस्त है। अब क्या सोचें, क्या परिणाम उसका होगा। इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। सूर्य, हम जानते हैं, प्रकाश का सबसे बड़ा पुंज है। जब आकाश में सूर्य दिखता है तो कोई सितारा, तारा, नक्षत्र, ग्रह कुछ नहीं दिखते, केवल सूर्य दिखता है, क्योंकि उसका प्रकाश बाकी सभी प्रकाश के ऊपर भारी पड़ता है। इस वजह से जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होता है, पास होता है, तो वो पुंज पृथ्वी पर नजर नहीं आता, अन्यथा वो दिखता है। मैं यूँ कहूँगा कि शनि, गुरु, मंगल, इन सब को आप रात्रि के समय आकाश में देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल का एक स्काई मैप करके एक ऐप आती है, आप कभी डाउनलोड करके देखिएगा तो आपको आकाश में शनि, मंगल, गुरु सब मिल जाएंगे। और जब कोई ग्रह सूर्य से 7वें घर में जाता है तो होता क्या है कि जब सूर्य उदित होता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। ध्यान से समझना इसको कि जब कोई ग्रह सूर्य से 7वें घर में हो तो क्या होता है। मान लीजिए आज शाम सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य से 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है, तो जब सूर्य अस्त होगा तो वो ग्रह उदित हो जाएगा, वो ग्रह निकलेगा, वो दिखाई देना चालू हो जाएगा। और जब तक अगली सुबह नहीं हो जाती, यानी सूर्योदय नहीं हो जाता, तब तक वो आकाश में हमें भ्रमण करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर है। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा 180 डिग्री के आधार पर वो आपके सामने आता रहेगा और चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य से 7वें घर में जो ग्रह बैठता है वो बहुत बलवान हो जाता है, उसका पुंज नजर आता है। अब इसी को आधार बनाइए, नजर आता है, पुंज नजर आता है, मतलब योग्यता नजर आती है, व्यक्ति विशेष में वो गुण नजर आता है, वो जो ग्रह देने वाला है उसकी उसकी काबिलियत उस व्यक्ति में नजर आ पाती है जब सूर्य से 180 अंश की दूरी पर कोई ग्रह भ्रमण कर रहा हो। वहीं जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होगा तो सूर्य के साथ ही आएगा और सूर्य के साथ ही जाएगा। इस आधार पर वो दिखाई देना, उसकी संभावनाएं बिल्कुल ही, अगर अस्त है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आपको पता होगा, या अगर याद नहीं है तो मैं रिमाइंड करवाता हूँ, 5वीं कक्षा में जब हम पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था कि शुक्र को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसका कारण यह है कि शुक्र सूर्य के आसपास ही भ्रमण करता है। तो कई बार सूर्य उदित होने से पहले नजर आ जाता है शुक्र, मतलब सुबह 4 बजे के आसपास शुक्र दिख रहा होता है, और जैसे ही सूर्य निकलता है शुक्र दिखना बंद हो जाता है। और
उल्टा जब शाम, कई बार ऐसा होता है कि शाम जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उसके 1-2 घंटे के भीतर आपको शुक्र नजर आया, उसके बाद शुक्र महाराज भी सूर्य के साथ साथ अस्त हो गए। कहने का मतलब क्या है कि अस्त और ना अस्त होने की काबिलियत उसके दिखने या ना दिखने पर निर्भर करती है। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे हो। बहुत सिंपल सरल तरीका है। सूर्य से उसकी दूरी देखिए, जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना वो ज़्यादा नज़र आ पाएगा पृथ्वी पर से, राइट। और अगर नज़र आएगा तो उसकी काबिलियत नज़र आएगी व्यक्ति विशेष में। कैसे कैसे, इसको भी समझते हैं। जब आप कुंडली लेकर पैदा होते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आप किसी एक विशेष समय पर इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको ग्रह चाल ऐसी मिलनी थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आजकल शनि हम जानते हैं मकर में है और जनवरी में कुंभ में आ जाएगा। जैसे ही कुंभ में आए वैसे ही कोई बच्चा पैदा हो जाए तो इसका अर्थ है कि उसके पिछले जन्मों के कर्मों ने उसे शनि कुंभ में देना था, शनि काल पुरुष के लाभ भाव में देना था। इस वजह से समय रुक सा गया कि उससे पहले आप जन्म नहीं ले पाएंगे जब तक कि वो ग्रह स्थिति नहीं बनेगी जो आपको वैसा परिणाम दे जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर हो। इस आधार पर यदि आप कोई ग्रह अस्त लेकर पैदा हो रहे हैं तो उस ग्रह से जुड़े कारकत्व की प्रतिभा आप लोगों को कम दिखा पाएंगे, या यूं कहूं कि नहीं दिखा पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। हर ग्रह के अपने कुछ नैसर्गिक गुणधर्म हैं। बृहस्पति कहता है कि मैं ज्ञान का कारक हूँ। बृहस्पति कहता है मैं जिम्मेदारियों का वहन करता हूँ। बृहस्पति ये कहता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण का कारक हूँ, समाज में मेरे आसपास चीजें मुझसे बंधी रहेंगी। कमोबेश सूर्य भी कुछ इसी तरह की स्थिति को इंडिकेट करता है। तो यदि सूर्य अस्त है आपका, गुरु अस्त है आपका, क्षमा कीजिएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये गुण जो अभी मैंने बोले वो गुण समाज आप में नहीं देख पा रहा है। ऑल्दो आप में वो गुण हो सकता है क्योंकि वो किस राशि में बैठा है, कहाँ पर है, वो सब आप में है। लेकिन जब समाज में जो आपकी छवि बन रही है उस छवि में वो गुरु के गुण आ नहीं पा रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यदि बुध सूर्य से अलग बैठा है, उन बच्चों से जब आप मिलेंगे तो आप में उन्हें अलग ही प्रतिभा नजर आएगी। यार ये बच्चा तो बहुत काबिल है, ये कुछ कर सकता है, इसमें कुछ है ऐसा जो ये समाज को दे सकता है। लेकिन अगर सूर्य बुध के साथ है तो ऑल्दो ये बुध आदित्य योग बन जाता है, पर अगर ये अस्त नहीं है तो हम कहते हैं कि हाँ आपकी बुद्धि और आपका सूर्य जो छवि का कारक है उसके कारण आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा यहाँ पर बुद्धि सामाजिक दायरे से बाहर नहीं सोच पा रही है। आपकी सोच वही है जो पीछे लोग करते आ रहे थे, आप भी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनका बुध सूर्य से अलग होता है वो ट्रेंड सेटर होते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया में क्या किया जाना चाहिए। एक अलग तरीके से दुनिया को देखने का नजरिया वो लोग देते हैं जिनका बुध सूर्य से एक निश्चित दूरी पर हो, अलग राशि में हो या सेम राशि में भी बहुत अंशात्मक दूरी हो, डिग्री बहुत अंतर हो, तो आप कह सकते हैं कि ये बुध समाज को कुछ देकर जाएगा। इसी प्रकार शुक्र की बात आती है। कुछ शास्त्रीय ग्रंथ तो ऐसा भी लिखते हैं कि शुक्र जब सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो व्यक्ति के विवाह में और जो भी शुक्र संबंधित चीजें हैं उसमें हिंदी का वर्ड क्या हो सकता है, वो अनकन्वेंशनल को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब अजीबो गरीब परिवर्तन या अजीबो गरीब आप फल देखेंगे। कहने का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में शुक्र रोमांस का कारक है, व्यक्ति विवाह करता है, जीवन साथी के साथ रहता है और वगैरह वगैरह, आप सब जानते ही हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शुक्र सूर्य से बहुत दूरी पर हो तो यहाँ पे कुछ अटपटा होता है। या तो व्यक्ति विवाह ही नहीं करेगा या जिसके साथ वो उसका रोमांस है उसके साथ विवाह नहीं करेगा, किसी और के साथ उसका विवाह हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि दूरी होने पर वो ग्रह अलग तरह का परिणाम देता है और शुक्र के कारण वो दुनिया में जाना जा सकता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों का है, शनि का है, अलग अलग ग्रहों का है। यहाँ पर एक खास बात जो मैंने अपने गुरु से सीखी और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बताने लायक है, वो ये है कि जब कोई ग्रह सूर्य से केवल 1 अंश की दूरी पर हो या विद इन 1 डिग्री हो तो इसका विपरीत होता है। व्यक्ति को उसी ग्रह की वजह से जाना जाएगा। यदि बुध और सूर्य के बीच की दूरी 1 अंश से कम है तो लोग ये कहेंगे कि ये बंदा बहुत समझदार है।
ये व्यक्ति में तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लोग उसको समझदार की श्रेणी में रखेंगे। यदि बृहस्पति है तो माननीय हो जाएगा, सम्माननीय हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। वीनस है तो लग्जरी, पैसा, भोग, इनके लिए वो अच्छा हो जाएगा। अगर सूर्य और शुक्र एक साथ कुछ ही अंशों, एक अंश से कम की दूरी पर बैठे, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल दूसरा आता है, भाई अलग अलग भावों के स्वामी अस्त हो जाते हैं तो उसका क्या परिणाम है? यहाँ पे तो हम नैसर्गिक गुण की बात कर रहे हैं कि शुक्र हो जाएगा तो ऐसा होगा, बुध अस्त हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मंगल अस्त हो जाएगा। अब मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। मंगल, सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। उसके बावजूद जब सूर्य के सामने मंगल आएगा तो मंगल धूमिल हो जाएगा, या यूं कहे धूमिल शब्द ज़्यादा नकारात्मक है, अस्त हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सूर्य यानी कि जिम्मेदारियों की वजह से व्यक्ति अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनकी कुंडली में मंगल सूर्य से अस्त हो, वो बताइएगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे पहले बड़ा क्रोध आता था, पहले तो किसी का भी 3-5 कर देते थे, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने लगी, सूर्य का प्रभाव आने लगा, जिम्मेदारी बढ़ने लगी, ये गुस्सा ग्रेजुअली गिरता चला गया। या यूँ कहूँ कि वो जो आपका स्वभाव था उसमें ऐसा अकस्मात परिवर्तन आया कि जो सामने वाला व्यक्ति देख रहा है उसको लग रहा है कि यार ये तो बदल ही गया, पहले कितना गुस्सा करता था, अब ये कैसा हो गया। मुझे मूवी याद आ रही है, वो क्रोधी, कभी आप में से काफ़ी लोगों ने शायद देखी हो, धर्मेंद्र की एक बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक है। इसमें कैसे एक गुस्सेला आदमी संत बनता है, उसकी कहानी है। तो वापसी मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मंगल जो है अगर वो अस्त हो जाता है तो उम्र के साथ साथ वो गुस्सा बैठता चला जाता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है। और भाव आधिपत्य जो मैंने कहा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कैसे फल देते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। इसका पहला पार्ट अस्त, पीड़ित और नीच ग्रह कैसे अलग अलग फल देते हैं, वो उसकी शुरुआत मैंने की थी, ये उसका ही पार्ट 2 है। तो ये एक सीरीज़ की तरह ही चलेगा और इसको मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखूँगा जिससे कि आप लोग इसको देख सकें। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे किसी ने कहा अभी आप में से कि सर आपको कहने की क्या ज़रूरत है, लाइक तो आ ही जाते हैं। तो फिर भी भाई कहना चाहिए, मतलब तो आपकी इच्छा है, आप अगर लाइक करना चाहें कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।